नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और मैं हाजिर हूं लेकर के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद। तो दोस्तों, आज तारीख है 28 जनवरी 2017। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर जल्लीकट्टू से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन तमिलनाडु जल्लीकट्टू लॉ ऑन 31 जनवरी। यानी कि तमिलनाडु के द्वारा जल्लीकट्टू पर बनाए गए कानून को लेकर के भी जो कोई भी याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो उसे 31 जनवरी को सुनेगा। तो कई सारी याचिकाएं आ गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सारी याचिकाओं को 31 जनवरी को सुनेंगे। तो मुख्य रूप से कौन कौन सी याचिकाएं थी। पहली याचिका तो वो थी जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी कि पशु कल्याण बोर्ड ने लगाई हुई थी, और साथ में उनके कौन थे, साथ में कंपैशन अनलिमिटेड प्लस नाम की एक एनजीओ है, और उसके अलावा कुछ और भी पशु अधिकारों से संबंधित संगठन थे। हालांकि पेटा का नाम मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, पता नहीं क्यों पेटा ने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया। उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, उसको ज़रूर खोजा जाएगा। तो दोस्तों, दूसरी जो याचिका थी वो ये थी कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 7 जनवरी 2016 को जो याचिका दायर की थी कि जल्लीकट्टू मतलब एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि जल्लीकट्टू को अलाउ कर दिया जाए, उसको अनुमति दे दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बैन लगा दिया था। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन अंतिम में सरकार ने कहा कि जब तमिलनाडु सरकार ने अपना बना ही लिया है कानून, तो हम अपना नोटिफिकेशन वहाँ पे क्यों रखें। तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए भी एक याचिका दायर की थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के 2 याचिकाएं दायर हुई थी, तो इनके बारे में 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। हालांकि केंद्र सरकार वाली याचिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं है कि ये क्या है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था और उस पर जो फिर सुनवाई चल रही थी, अब केंद्र सरकार खुद चाहती है कि हम उस सुनवाई से बाहर आ जाएं और इस लफड़े में बिल्कुल भी ना पड़ें जो जल्लीकट्टू के बारे में चल रहा है। तो इसी वजह से वो अपनी याचिका को वापस लेने के लिए, मतलब अपनी जो केस चल रहे हैं उसको वापस लेने के लिए उसने एक याचिका दी थी। क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चालू हो जाता है तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उसे खुद ही अपनी तरफ से लिया हो, फिर आपको ही उसमें याचना करनी पड़ती है कि अब हम केस को ख़त्म करना चाहते हैं। अगली खबर ये है कि भारत के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा है कि चीन को एक संदेश भेजते हुए, एक तरीके से चेतावनी देते हुए, जो यूएस के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उन्होंने तिब्बती नेताओं को एक भोज में आमंत्रित किया था। तो दोस्तों, जो रिचर्ड वर्मा यूएस के राजदूत हैं भारत में, उन्होंने दलाई लामा और कुछ और तिब्बती नेताओं को अपने यहाँ एक भोज में आमंत्रित किया था। और ये एक प्रकार से आपको बता दूं कि चीन को भड़काने वाला काम ही समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि जब खुद ये रिचर्ड वर्मा अरुणाचल प्रदेश गए थे पिछले साल, और जब दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो चीन ने उस पर भारी आपत्ति जाहिर की थी कि इन लोगों को आप अरुणाचल प्रदेश नहीं लाइए, अन्यथा हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। तो अब फिर से वो लोग रिचर्ड वर्मा जी और दलाई लामा मिल करके कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि चीन को थोड़ी सी समस्या हो रही है। अब चीन की क्या समस्या है दोस्तों, तो ये है कि ये माना जाता है कि चीन ने तिब्बत पे ज़बरदस्ती एक कब्जा कर लिया था, और दलाई लामा और उनके जो सहयोगी थे, जो कि वाकई में तिब्बत के वास्तविक उत्तराधिकारी थे, उनको मारपीट के वहाँ से भगा दिया था, जिसकी वजह से उनको भारत में आकर के शरण लेनी पड़ी थी। और इसके बाद ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। तो यूएस जो है तो समर्थन करता है दलाई लामा को और कहता है कि तिब्बत दलाई लामा को दोबारा वापस किया जाना चाहिए, जबकि चीन कहता है कि दलाई लामा आतंकवादी हैं। तो अब दोनों का अपना अपना मत है। हालांकि यहाँ पे रिचर्ड वर्मा ने जो अपनी दलील दी, तो उन्होंने कहा कि दरअसल पे मानवीयता के आधार पर तिब्बत के मसले को हम नहीं भूल सकते हैं, इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कोफी अन्नान प्रेजेस मोहल्ला क्लिनिक, यानी कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जाने वाली मोहल्ला क्लिनिक योजना का कोफी अन्नान ने सम्मान किया है। तो दोस्तों, कोफी अन्नान कौन है, पहले ये जान लीजिए। कोफी अन्नान पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव थे, यानी कि उसके बाद उनके बाद कौन बने थे, बान की मून बने थे, और अभी कौन है, वो है एंतोनियो गुतेरेस। तो कोफी अन्नान जी काफ़ी सम्मानित व्यक्ति हैं। ये घाना के हैं, घाना जो कि अफ्रीका में एक देश है। तो यहाँ पे 2-3 शब्द मुझे मिल गए थे, तो उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है, उसका नाम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी यूएचसी गोल क्या है। तो दोस्तों, ऐसे 2-3 गोल हैं, जैसे कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, और इसी तरह से एक और गोल है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, और एक और आपको मिल गया यूएचसी गोल। और हाँ, वो जो भूल गया था उसका नाम याद आ गया, उसका नाम है एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल।
तो इस तरीके के जो MDG, SDG, UHC इनको पढ़ के रखिए, इनके बारे में आ सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको चलाता है। दोस्तों यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है CII पार्टनरशिप समिट। तो ये किस राज्य ने अभी आयोजित करवाई, ये याद रखिएगा। स्टेट PSC में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे कि CII पार्टनरशिप समिट किसने करवाई थी, तो आंध्र प्रदेश ने करवाई थी। अगली खबर ये है दोस्तों कि फार्मर्स डेथ अ ह्यूमन राइट्स इश्यू सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों की मृत्यु मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य की सरकारों से ये कहा था कि क्या उनके पास कोई एक विशेष योजना, कोई कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान, यानी कि कोई एक समग्र इंश्योरेंस की योजना है ताकि वो किसानों को इस कर्ज के दुष्चक्र में फंसने से बचा सकें, और यही वो दुष्चक्र है जिसकी वजह से अंतिम में तनाव में आकर के किसान आत्महत्या कर लेता है। तो दोस्तों ये होता क्या है, ये कर्ज का दुष्चक्र क्या होता है? कर्ज का दुष्चक्र अब बता दूं, कर्ज भी दो तरीके के, एक प्राइवेट कर्ज, एक सरकारी कर्ज। यानी कि अगर आप बैंक से लेते हैं, सरकारी बैंक या किसी और बैंक से, तो वो कर्ज तो एक तरीके से कानूनी कर्ज है। दूसरा कर्ज होता है जो कि आप सेठ महाजन से लेते हैं, तो उसमें कईयों के पास लाइसेंस भी नहीं होता कर्जा वर्जा देने का, लेकिन वो लोग देते रहते हैं और बाद में काफ़ी ज़्यादा दर पे सूद वसूलते हैं। अब बंदे ने एक बार कर्ज ले लिया, फसल अच्छी नहीं हुई तो कर्ज नहीं चुका पाया। अब होता क्या है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए फिर एक नया कर्ज ले लेता है। अब पुराना तो चुका दिया लेकिन नया वाला तो चढ़ गया, उसकी सूद चढ़ने लगी। अब जब ये इसकी सूद ज़्यादा चढ़ी तो जब इस वाले महाजन ने उसको डराया धमकाया तो तीसरा कर्ज ले लेता है। फिर जब वो भी नहीं पड़ता तो चौथा कर्ज। तो एक ऐसा चक्र चलता है, एक दुष्चक्र चलता है सही कहूँ तो। उस दुष्चक्र में फंस करके किसान इतना प्रताड़ित होता है कि वो सोचता है कि मैं इतना कर्ज में दब गया हूँ कि अब मेरा पूरा जीवन इसमें निकल जाएगा, मैं अब बच नहीं सकता इससे। तो फिर वो सोचता है कि इसका एक ही अंतिम में हल है, तो मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है देश के लिए, सारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और इस पर मेंस पे ज़रूर एक सवाल आ सकता है कि देश के किसानों को इस दुष्चक्र से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक जो PIL आई थी, जनहित याचिका आई थी, तो उसमें ना सिर्फ केंद्र को और राज्य को बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ये कहा है कि आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि हमारे देश के जो बैंक हैं तो वो हमारे किसानों को कर्ज ही नहीं देते हैं, जिसकी वजह से मजबूरन उसे इन सेठ महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है। ये बैंक क्या बोलते हैं कि यार किसानों को जो कर्ज दिया जाता है ये उसको नहीं चुकाते हैं, वो NPA बन जाता है। तो बहुत से बैंकों की ये धारणा है कि किसानों को कर्ज नहीं देना चाहिए क्योंकि उसका NPA बनना पक्का है, जबकि वो किसको देंगे? विजय माल्या को देंगे, भले लेके भाग जाए। तो है क्या कि बैंकों में भी इस तरीके की बहुत सारी संस्थागत गड़बड़ियां हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने अभी तक कोई बहुत ही ठोस कदम नहीं उठाया है कि वो बैंकों को कोई इस तरीके का निर्देश दे कि वो सही तरीके से किसानों को कर्ज का इस प्रकार से प्रदान कर सकें कि किसानों को सेठ महाजनों के चक्कर में ना पड़ना पड़े। तो यहाँ पे कई सारी बातें गिनाई गई थी। तो उसमें ये बताया गया था कि अगर किसी भी किसान की इसलिए मतलब कोई किसान इसलिए आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई, तो ये जाहिर तौर पे उसके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। क्योंकि जो सरकारें हैं तो सरकारों का काम ही है कि किसी ऐसी पॉलिसी, किसी ऐसी नीति का निर्माण करें जिसमें कि अगर उसकी फसल खराब होती है तो उसको उचित मुआवजा प्रदान कर दिया जाए ताकि वो आत्महत्या के लिए मजबूर ना हो। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कई सारे किसान जब बैंकों से लोन लेते हैं और उनकी फसल अच्छी नहीं होती है तो कई बार वो बैंक वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम सरकारों को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हो सके तो उनका कर्जा माफ़ कर दो या कुछ तो माफ़ कर दो। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि सरकारें इस तरीके का कर्जा बहुत कम ही माफ़ करती हैं। चुनाव के टाइम पर कर दी तो कर दी, नहीं यूजुअली नहीं माफ़ करती हैं। इसके अलावा जो PIL दाखिल की गई थी उसमें कई सारे मुद्दे उन्होंने जोड़े थे, और उस मुद्दे उन्होंने ये भी कहा था PIL लगाने वालों ने कि ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, ऐसी कृषक नीतियां बनानी चाहिए कि ताकि अगर फसल ख़राब हो जाए या कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन यानी सूखे की जैसी संभावना हो तो उस स्थिति में सरकार को कोई ना कोई मदद ज़रूर करनी चाहिए, जबकि ऐसा आमतौर पे सरकारें नहीं करती हैं। और मुआवजा वगैरह में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है, आपने देखा होगा, और मुआवजा कई बार इतना कम दिया जाता है फसल नुकसान होने पर कि वो ना के बराबर होता है। तो चलिए अगली खबर ये है कि छत्तीसगढ़ टू ट्रैक टीचर अटेंडेंस यूजिंग टैबलेट PCs। तो दोस्तों केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को कुछ रुपए दिए, 10,000 करोड़
मतलब कुछ रुपए दिए हैं जिनसे वो टैबलेट खरीद सकेंगे, और प्रत्येक टैबलेट की कीमत जो है वो 10,000 रुपये होगी। तो इन टैबलेटों का क्या किया जाएगा, तो इन टैबलेटों को छत्तीसगढ़ के सभी स्कूलों में बांट दिया जाएगा, खासकर सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों के लिए ही योजना है। और उन स्कूलों में कौन लोग किस दिन कितने टीचर आए, कितने लड़के आए, वो सारी जो जानकारी होगी उसको टैबलेट के द्वारा उस किसी एक एप्लीकेशन में इस तरीके से फिट किया जाएगा कि इंटरनेट के माध्यम से वो सीधे केंद्र सरकार के सर्वर तक पहुंच जाएगा, और केंद्र सरकार को इस बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आज किस राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में, किस गांव में, किस स्कूल में कितने कितने बच्चे आए थे। दोस्तों अगली खबर ये है कि नेवी रिजेक्ट्स तेजस बिगिंस ग्लोबल सर्च, यानी कि नेवी ने तेजस को अस्वीकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है और एक वैश्विक खोज अभियान चलाया है। तो ये क्या अभियान है? सीधी सी बात ये है कि आप सबसे पहले जानिए LCA क्या होता है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे कहते हैं हल्का लड़ाकू विमान। तेजस जो है वो एक हल्का लड़ाकू विमान यानी LCA है। तो तेजस को अभी टेस्ट किया जब नेवी ने, तो पाया कि ये उनके कार्यों के हिसाब से फिट नहीं है, और अगर इसको लेकर के वो अपने ऑपरेशन करते हैं तो जाहिर तौर पे फेल ही होंगे, क्योंकि तेजस जो है तो उसमें भारी खामियां हैं और बिल्कुल उसके मामले में फ़िट नहीं है। हालांकि तेजस को हमने खुद बनाया था, पर वो जब फिट ही नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हम उसको अपने पास इस्तेमाल के लिए नहीं रख सकते, ऐसा नेवी ने कहा। तो नेवी ने कहा कि चूंकि ये फिट तो है नहीं तो इसको तो रख नहीं सकते, लेकिन ज़रूरत तो है, तो हम दुनिया भर में खोज करेंगे कि ऐसे कौन से LCA हल्के लड़ाकू विमान हो सकते हैं जो सस्ते भी हों और हमारे काम के लिए भी हों, तो सरकार को बताएंगे, फिर सरकार उनकी खरीद करेगी। लेकिन उन्होंने तेजस के बारे में कह दिया है, तेजस तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिजिनस शब्द का क्या मतलब होता है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेश में निर्मित। तो यहाँ पे नीचे इंडिजिनस शब्द लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है स्वदेश में निर्मित। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब होता है कि ऐसा बड़ा जहाज़ जो कि बहुत सारे लड़ाकू विमानों को अपने ऊपर उतार सकता है, उसके ऊपर एक हवाई पट्टी भी होती है। और भारत के पास केवल एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम है INS विक्रांत। तो आपको ध्यान रखना है कि INS विक्रांत क्या है, भारत का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर। अगली खबर ये है कि सोल्जर्स कैन नाउ व्हाट्सएप आर्मी चीफ, यानी कि अब सिपाही जो हैं तो सीधे सेना प्रमुख को अपनी शिकायत व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकेंगे। तो एक नंबर उन्होंने दिया है, हालांकि आपके किसी बहुत काम का तो नहीं है, लेकिन ये बात आप जान लीजिए कि इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि सेना में पहले से ही शिकायत निवारण के बहुत सारे तंत्र उपलब्ध हैं, और जब किसी भी सिपाही की बात कहीं पर भी ना सुनी जाए तब जाकर के उसको इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी शिकायत भेजनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी शिकायत आई तो अब सीधे सेना प्रमुख को ही व्हाट्सएप करने लगे। तो आपको पहले उस चैनल का इस्तेमाल करना है जिसमें कि पहले से शिकायत निवारण तंत्र बना हुआ है, और अगर आपकी वहाँ पे नहीं सुनी जाती है तब फिर आप यहाँ पर अपनी बात मैसेज कर सकते हैं। लेकिन आप कहीं पर भी सोशल मीडिया में वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो आपके ऊपर भारी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये है कि नालंदा यूनिवर्सिटी गेट्स न्यू चांसलर, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को एक नया चांसलर, एक नया कुलपति मिल गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले हमारे देश में हुआ करती थी और बाद में वो नष्ट हो गई थी, और अभी उसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया है। तो इसके जो चांसलर बनते हैं, कुलपति बनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई लोग, यानी कि काफ़ी उच्च स्तरीय लोग होते हैं। तो सबसे पहले कौन थे, तो अमर्त्य सेन थे। उसके बाद कौन थे, उसके बाद जो जॉर्ज जियो साहब थे, तो ये सोचिए सिंगापुर के विदेश मंत्री रह चुके हैं, तो इनको बनाया गया था। और अभी जो बनाए जा रहे हैं उनका नाम है विजय भटकर। तो दोस्तों आपको बता दूं कि विजय भटकर देश के एक महान वैज्ञानिक रहे हैं, और विजय भटकर का वही योगदान है जो कि मिसाइल के क्षेत्र में डॉक्टर कलाम का और परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का, तो देश में सुपर कंप्यूटर के विज्ञान के क्षेत्र में विजय भटकर जी का वही योगदान है। इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। और आपको बता दूं कि जो आप सुनते हैं परम 9000, परम 10,000, तो दरअसल पे ये विजय भटकर जी ने ही बनाए थे। और अगर भारत आज की तारीख में सुपर कंप्यूटरों की रेस में है कहीं पर भी, तो वो विजय भटकर की ही बदौलत है। तो विजय भटकर देश के बहुत नामी ग्रामी नाम हैं, और ये काफ़ी लंबे वक्त तक IIT में पढ़ाते भी थे, वहाँ के डीन भी रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि उनको एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी प्रदान की गई है। और उन्होंने एक बहुत अच्छा कोट कहा है। वो कोट ऐसा है कि टू ब्रिंग फॉरवर्ड द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द माइंड दैट यूनिवर्सिटीज़ आर फॉर, यानी कि उन्होंने कहा कि मेरा मकसद क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है। उनका दृष्टिकोण ये है कि लोगों के मन को ठीक उसी प्रकार से वैश्विक बनाना जो कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य है।
तो समझ गए ना आप। तो इस तरीके के जो कोट्स होते हैं तो कई बार आप परीक्षाओं में लिख दीजिए तो काफ़ी ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आते हैं अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज पर। अंतर्राष्ट्रीय वाले पेज की पहली खबर है, ट्रेड वार लूम्स एज यूएस प्रेसिडेंट मल्स टैरिफ्स टू फंड मैक्सिको वॉल। तो ये पूरा मुद्दा क्या है आपको बताता हूँ। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि मैक्सिको से जो लोग आते हैं अप्रवासी यूएस में, उनको रोकने के लिए हम एक दीवार बनाएंगे। कल मैंने आपको उसके बारे में बहुत सारी चीज़ बताई हुई थी, एक नक्शा भी दिखाया था। अब ये है कि उस दीवार का खर्चा उन्होंने किससे मांगा था, मैक्सिको के राष्ट्रपति से, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो अब ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि अगर मैक्सिको हमें नहीं देता है खर्चा दीवार बनाने के लिए, तो मैक्सिको से जितना भी आयात होता है उस पर हम 20% का अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, और वो जो अतिरिक्त शुल्क होगा उसका इस्तेमाल दीवार बनाने में किया जाएगा। अब इस बात को लेकर के कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ उनका विरोध भी कर रहे हैं, ज़्यादातर तो विरोध ही कर रहे हैं। तो जो सारा मसला है तो इस प्रकार से चला जा रहा है कि लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब करना क्या चाहते हैं। हालांकि देखिए, ये तो बात मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुराने वादे किए थे लोगों से, तो उनको तो निभाएंगे ही निभाएंगे। पूरे भले ना निभाएं, कुछ तो निभाएंगे ही, क्योंकि यही शुरुआत होगी। अगर वो अपनी अगली टर्म भी चाहते हैं, यानी कि इस बार तो राष्ट्रपति बन गए, अगर वो अगली बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो अगर वो इस तरीके का काम नहीं करेंगे तो अगली बार चुनाव में उनको एक भी वोट मिलने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। तो जो कोई भी आता है तो जो चुनावी वादे करता है तो उसको कुछ हद तक तो निभाने की कोशिश करता ही करता है। हालांकि यहाँ पे जो बात लिखी हुई है वो महत्वपूर्ण ये है कि कुछ लोगों ने उन पे ये आरोप लगाया है कि दरअसल पे उन्होंने कोई गणना नहीं की कि इस दीवार को बनाने में कितना खर्च आएगा या कि कितना वक्त लगेगा, वो खाली आदेश पे आदेश दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच तकरीबन 3200 किलोमीटर की सीमा है, और इस 3200 किलोमीटर के एक तिहाई हिस्से पर तकरीबन 1100 किलोमीटर पर तो पहले से ही किसी न किसी तरीके की दीवार खड़ी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि तकरीबन एक तिहाई सीमा पे पहले से ही दीवार खड़ी हुई है। वो दीवार किसके लिए है? वो दीवार मुख्य रूप से उन तस्करों को रोकने के लिए है कि जो ड्रग्स वगैरह बेचने के लिए अमेरिका में घुसा करते थे। तो उसके लिए तो उन्होंने दीवार बना दी, लेकिन बाकी लोग जो आमतौर पे अप्रवासी लोग इधर से घुस आते हैं बाकी जगहों से, उनके लिए अभी दीवार नहीं बनी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं पूरे में ही दीवार बना दूंगा। तो अब देखिए, ये मुद्दा चलता रहेगा। हालांकि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, मैंने आपको बता दिया, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय असर नहीं पड़ता, पर फिर भी मुद्दा था, इतना बड़ा छापा उन्होंने हिंदू वालों ने, तो मैंने कहा बता ही देता हूँ। जागरण में भी इतना ही बड़ा छाप के रखा है। अगली खबर ये है कि हेली सेंड्स टफ मैसेज एट यूएन। तो यहाँ पर जो निकी हेली हैं, जो कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत हैं, और भारत से कौन है? भारत से हैं सैयद अकबरुद्दीन। तो आपको याद रखना है कि कौन भारत की तरफ से यूएन के राजदूत हैं, कौन अमेरिका की तरफ से हैं, क्योंकि सबको यूएन में अपना एक अलग राजदूत भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर निकी हेली जी जो हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के बारे में लोग विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप साहब का एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो अपनी ताकत को दिखाएगा, और सारी दुनिया जो कोई भी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी तो हम उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करेंगे वो देखेंगे। अब ये बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके का बयान है, और ये खासकर अभी आप कल देख रहे थे कि चीन क्या बात कर रहा था, ट्राईलैटरल पार्टनरशिप यानी कि त्रिपक्षीय संधि की बात कर रहा था। और निकी हेली जो हैं तो ये कह रही हैं कि जो हमारे खिलाफ़ जाएगा तो हम उसको देख लेंगे। तो मैं अब दोस्तों आपको बताऊं कि अभी जो पूरा चेंज आया है ना डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरी दुनिया की वैश्विक व्यवस्था में, तो ये अभी तकरीबन 2-3 महीने तक स्पष्ट नहीं होगा, ना आपको ना मुझे ना किसी को, कि ये किधर जाएगा। 2-3 महीने में डोनाल्ड ट्रंप की सारी पॉलिसीज़, विदेश नीतियाँ क्या हैं, वो एकदम स्पष्ट होने लगेंगी। और जब वो स्पष्ट होने लगेंगी तब फिर आपको एक पूरी पिक्चर मिल पाएगी कि भविष्य में क्या करेंगे। तो अभी क्या है दोस्तों कि अभी तो सोचिए कि अभी तो उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन में बात तक नहीं की है, हो सकता है कि आज करें। तो इससे हम कैसे लगा सकते हैं कोई साहब कि ट्रंप साहब क्या करने वाले हैं? तो ये तो 2-3 महीने में ही पता चलेगा। तो इन चीज़ों को हम कवर करते रहेंगे, पर उसका कोई सीधा कंक्लूज़न, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेंगे अभी कि ट्रंप साहब की यही पॉलिसी होगी। वो आगे चल के 2-3 महीने में स्पष्ट होगी। लेकिन अगली खबर ये है कि सीरिया पीस टॉक्स इन जेनेवा पुश्ड बैक सेज सीरिया, सॉरी सेज रशिया।
तो रूस ने कहा है कि सीरिया के संबंध में चलने वाली जो शांति वार्ताएं थीं और जो जिनेवा में होने वाली थी एक वार्ता, वो आगे चल के मुलतवी हो गई, यानी कि 8 फरवरी को होने वाली थी तो पोस्टपोन हो गई है। तो इसके बारे में पूरा मुद्दा आपको बता दूं, आपको पता होगा कि अभी कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में रूस और तुर्की की मध्यस्थता में एक बातचीत हुई थी, किसके बीच? असद के बीच और विद्रोहियों के बीच। हालांकि असद के भी प्रतिनिधि ही आए थे और विद्रोहियों के भी प्रतिनिधि ही आए थे, असद खुद नहीं गए थे वहाँ पे, ना ही विद्रोहियों के मुख्य नेता आए थे। तो प्रतिनिधियों के माध्यम से बात हुई थी, लेकिन उसमें कोई सही निष्कर्ष निकल नहीं पाया, क्योंकि मैंने उस दिन आपको काफ़ी विस्तार से वो घटना बताई थी कि दोनों अपने अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। लेकिन तो हुआ क्या था कि यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस ने ये कोशिश की थी कि जिनेवा में इनको बुला करके इनके बीच एक और बातचीत करवाई जाए। लेकिन अब जो विद्रोही हैं तो उनका ये कहना है कि चूंकि रूस इस मामले में मध्यस्थता कर रहा है और हमको रूस पे भरोसा नहीं है। विद्रोही दरअसल पर ये सोच रहे हैं कि रूस तो शुरू से ही असद का समर्थक रहा है और उसने असद को बचाने के लिए ही पूरा अभियान छेड़ा था सीरिया में। तो अगर रूस बराबर मध्यस्थता करता रहेगा इस मामले में तो ये मामला कभी नहीं सुलझ पाएगा, क्योंकि हर मामले में रूस असद का ही साथ देगा और हमें ही दोषी ठहराएगा हर बात के लिए। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो पीस टॉक्स हैं, शांति वार्ताएं हैं, तो ये हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन इतना तो आप मान लीजिए कि अभी जो 8 तारीख को होने वाली थी तो इसको 8 फरवरी को होने वाली थी, वो टाल दी गई है। अब वो कब होगी कोई नहीं जानता है। कहा गया है कि हो सकता है कि फरवरी के आखिर तक हो या कि मार्च में हो, लेकिन अब कब होगी तो ये तो नहीं पता। अगली खबर ये है कि व्हाइट हाउस प्लान सीक्स टू हिट आईएस हार्डर, यानी कि व्हाइट हाउस एक ऐसी योजना बना रहा है जहां पर वो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ बहुत कठोर एक्शन यानी कि बहुत कठोर कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात आई थी, तो बात यहाँ पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के निर्देशों पर जो मुख्य रक्षा सचिव हैं, तो जिनका नाम जेम्स एन मैटिस साहब है, तो जेम्स एन मैटिस साहब को एक निर्देश दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये कहा गया था कि आप इस्लामिक स्टेट के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आक्रामक मूड में आकर के कार्रवाई का प्लान बनाइए और साथ ही साथ आप वहाँ पर यूएस आर्टिलरी यानी कि यूएस की तोपें और अपने हेलीकॉप्टर भी लगाइए, ताकि इस्लामिक स्टेट की जो राजधानी है रक्का, वहाँ पर जो कोई भी अभियान वो लोग चला रहे हैं तो उन पे कठोर कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तक दोनों ही, अगर आप देखें रूस हो चाहे अमेरिका हो, तो सीरिया के मामले में सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे थे? हवाई हमले कर रहे थे। दोस्तों हवाई हमला और ज़मीनी लड़ाई ये दोनों एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ध्यान दीजिएगा। हवाई हमले में कोई नहीं मरता, कोई इक्का दुक्का हो सकता है कभी मारा गया, लेकिन आमतौर पे हवाई हमले में आपकी सेना का कोई भी आदमी नहीं मारा जाता है। उसका काम सिर्फ क्या होता है, वो हवा से आता है, बम गिरा के भाग जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर कभी कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन के द्वारा उस विमान को गिरा लिया तो गिरा लिया, जो कि आमतौर पे बड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो उसको गिराना असंभव होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी आपको पता होगा कि यूएस और रूस के जो भी हवाई हमले होते थे तो उनमें सीरियाई तो भारी तादाद में मारे जा रहे थे, लेकिन रूस और अमेरिका के सैनिकों को कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सीधे हवा से हमले कर रहे थे। तो है क्या दोस्तों कि अब अगर ये लोग ज़मीनी हमले करेंगे, ज़मीन पे आएंगे, तोप रखेंगे या कि कम ऊंचाई में हेलीकॉप्टर इत्यादि से हमले करेंगे, तो ये मान के चलिए कि इसमें अमेरिकियों को भी भारी नुकसान होगा। और इसको लेकर के हो सकता है कि ट्रंप साहब का देश के अंदर विरोध हो। क्यों? क्योंकि ज़मीनी ऑपरेशन पहले इराक और अफ़गानिस्तान में चलाए गए थे, जिनका कि बहुत भयंकर खामियाजा अमेरिका ने भुगता। अगली खबर दोस्तों ये है कि सर्विस टैक्स ऑन ओशन फ्रीट अर्क्स ट्रेडर्स। तो अर्क का मतलब क्या होता है? अर्क मतलब होता है भड़काना, गुस्सा हो जाना, यानी कि समुद्री माल ढुलाई पर सेवा कर लगाने से व्यापारी जो हैं वो भड़क गए, वो नाराज़ हो गए। तो दोस्तों ये बता दूं कि अभी राजस्व विभाग ने 12 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके हिसाब से उन्होंने 4.5% का सेवा कर उन सभी समुद्री ढुलाई वाले आयातों पर लगा दिया है जो कि 12 के बाद होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो व्यापारी हैं, जो खासकर इंपोर्टर्स हैं यानी कि जो आयात करते हैं, क्योंकि आयात पे लगेगा ये, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और उनका कहना है कि एक तो हमें वैसे भी कोई लाभ वाभ होता नहीं है और ऊपर से ये ऊपर नए टैक्स लगा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि इससे मुख्य रूप से 2 लोगों को नुकसान होगा। एक तो उनका जो कि सीधे ही बाहर से बना हुआ माल मंगा करके आयात करके यहाँ बेचते हैं भारत में,
दूसरा उनका होगा कि जो बाहर से कच्चे माल को आयात करते हैं और फिर उसको पदार्थ वस्तुएं बना करके, एंड प्रोडक्ट्स बना करके उसको फिर से निर्यात कर देते हैं, क्योंकि इंपोर्ट तो दोनों को ही करना पड़ रहा है, आयात दोनों को ही करना पड़ रहा है, तो दोनों को ही उसकी मार झेलनी पड़ेगी। तो हुआ क्या था कि एक भारत में काउंसिल है, परिषद है, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि EEPC। तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है, इंटरनेट में ज़रूर देखिएगा। तो EEPC जो है, तो उसने तुरंत वित्त मंत्रालय से ये कहा कि अरे ये तो सही ऑर्डर नहीं है, आप इसको तुरंत ही पीछे लीजिए। हालांकि आप देखिए वित्त मंत्रालय से पीछे लेता है कि नहीं। और साथ ही वो वाणिज्य मंत्रालय भी गए और उन्होंने कहा कि आप मामले में हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि ये जो है तो इससे हमारे देश में इंपोर्ट कम हो सकता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंपोर्टर्स को। तो यही थी बात दोस्तों। अंतिम में जो लिखा हुआ है वो कोई ख़ास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ कि अभी तक जो था कि ऐसे वो सारे जहाज़ जो कि उन क्षेत्रों में नहीं आते थे कि जिन्हें कि टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कर योग्य भू क्षेत्र कहा जाता है, तब तक उन पे किसी भी प्रकार का कोई सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन अब लगाया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए जानना है कि टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या कहलाता है। तो मतलब कि समंदर का वो इलाका जहाँ से भारत की टैक्सेबल सीमा, टैक्स वाली सीमा शुरू हो जाती है। तो पहले जो भी मतलब कि जहाज़ के मालिक, मतलब जिनका जहाज़ आता था, अगर वो उसके बाहर के हैं, मतलब कि दूसरे देश वगैरह के हैं, तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब उनको सबके ऊपर टैक्स लगेगा, तो इससे समस्या बढ़ जाएगी। अगली खबर दोस्तों ये है कि 77,000 जॉब्स क्रिएटेड इन जुलाई टू सितंबर, यानी कि जुलाई से सितंबर तक 77,000 नौकरियां पैदा की गई। तो दोस्तों ये कहा गया कि पूरे देश में नहीं, बल्कि वो 8 सेक्टर्स जो कि महत्वपूर्ण सेक्टर्स कहलाते हैं, तो उन 8 सेक्टर्स में 77,000 जॉब्स क्रिएट की गई। तो ये आंकड़ा किसने बताया दोस्तों? आंकड़ा बताया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, यानी कि भारतीय सांख्यिकी आयोग ने बताया है ये आंकड़ा। तो अब भारतीय सांख्यिकी आयोग के बारे में ज़रूर देख के रखिएगा कि ये क्या है, किस मंत्रालय के अधीन है, कैसे कार्य करता है, कब बना था, इत्यादि इत्यादि। और यहाँ पे आपको बताऊँ कि आधार कवर्स 99% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया। तो दोस्तों रविशंकर प्रसाद जी ने ये कहा है कि आधार देश के 99% वयस्कों को कवर करता है, यानी कि 99% वयस्कों के पास आधार कार्ड है। तो ये उनका कहना है कि अब आगे चल के जो भी योजनाएं आएंगी, तो हो सकता है उन सभी योजनाओं को आधार से लिंक कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि लगभग 99% वयस्कों के पास आधार कार्ड आ चुका है और देश में 111 करोड़ लोगों के पास आज की तारीख में आधार कार्ड है। और शायद दोस्तों मैं इस देश का इकलौता आदमी ही बचा हूँ जिसके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है, तो मेरे को ही अब बनवाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक खबर है, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ कि एयरटेल फ्री डाटा ऑफर वायलेटेड नॉर्म्स। जियो, यानी कि रिलायंस जियो का कहना है कि एयरटेल की फ्री डाटा सर्विस जो है तो उसने मानकों का उल्लंघन किया है। तो ये लड़ाई झगड़ा इनके बीच बहुत दिन से चल ही रहा है। तो ये कहना था कि एयरटेल ने अभी 345 रुपये की एक सुविधा लॉन्च की थी और उसमें ये कहा था कि अनलिमिटेड बात करो। प्रचार में भी यही दिखा रहे हैं, हर जगह यही दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि दरअसल पे ये सुविधा अनलिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एक लिमिट है, 300 मिनट प्रतिदिन की लिमिट और साथ ही 1200 मिनट प्रति हफ्ते की लिमिट। तो ये चीज़ वो नहीं दिखा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ट्राई के नियमों का उल्लंघन है। कि ट्राई ने कहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड बताते हैं पर वो दरअसल पे लिमिटेड होता है, तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी होगी। तो उन्होंने कहा कि ये एयरटेल वाले नहीं दे रहे हैं जानकारी, तो इन पर कार्रवाई हो। हालांकि ये काम तो ट्राई का था ना, इसमें जियो क्यों कर रहा है उंगली? ट्राई को ही खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। तो अब देखिए कि झगड़ा चल रहा है इन लोगों का, तो एक दूसरे की टाँग खिंचाई में लगे हुए हैं। अब अगला खबर ये है दोस्तों कि एक्सपोर्टर सीक स्पेशल फंड टू मार्केट प्रोड्यूस ओवरसीज, यानी कि जो निर्यातक हैं तो उन्होंने कुछ विशेष फंड की मांग की है ताकि अपने उत्पादों को समुद्र पार यानी कि विदेशों में बेच सकें। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या क्या मांगे की हैं? यहाँ पे उन्होंने कुछ खास मांगे की हैं जिनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये है कि आपको पता है कि 2017-18 में जो यूनियन बजट आने वाला है, तो मेरे ख्याल से अब लगभग तैयार ही हो गया होगा। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ हमें सुविधाएं दे दी जाती तो बहुत अच्छा होता। तो वो सुविधाएं कौन कौन सी मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड बनाया जाना चाहिए
जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर, छोटे छोटे निर्यातक हैं, तो सारी दुनिया में उनका एक्सपोर्ट करने में उनकी मदद करेंगे। यानी कि वो जो कोष होगा तो उससे वो लोन वगैरह लेते रहेंगे। कोष का यही मतलब होता है आमतौर पे, जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा फिर ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ ऐसे कोष की वो मांग कर रहे हैं। अगला ये है कि एक्सटेंशन ऑफ 3% इंटरेस्ट सब्सिडी टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि मर्चेंट एक्सपोर्टर्स क्या होते हैं। तो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आमतौर पे जो सामान्य वस्तुएं होती हैं तो उनका एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें मर्चेंट एक्सपोर्टर यानी कि व्यापारी, यानी कि बनी बनाई वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने वाले जो होते हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स कहलाते हैं। हालांकि जो बड़ी कंपनियां होती हैं जो सीधे अपना माल बना करके भेजती हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक, तो सेल सीधा स्टील बना करके बाहर के देशों को निर्यात कर देता है, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर सेल नहीं कहलाएगा। लेकिन जो वस्तुएं बन रही हैं और वस्तुओं को फिर इकट्ठा करके जो एक्सपोर्ट करते हैं वो मर्चेंट एक्सपोर्टर कहलाते हैं। और देश के पूरे निर्यात में 40% हिस्सा इन्हीं मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के द्वारा किए गए निर्यात का ही होता है। तो दोस्तों ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ 3% इंटरेस्ट सब्सिडी टू मर्चेंट एक्सपोर्टर्स, तो है क्या कि एक 3% की ब्याज सब्सिडी स्कीम है जो कि अभी तक किसको मिल रही है, एसएमएसई को, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम साइज मैन्युफैक्चरर्स जो हैं तो उनको ये अभी 3% की ब्याज सब्सिडी की सुविधा मिल रही है। तो उनका कहना है कि ये भाई हमको भी दे दो, यानी कि जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जिन्हें मर्चेंट एक्सपोर्टर्स कहा जाता है, ये कहते हैं हमको भी दे दो। तीसरा उनका ये कहना है कि इंक्रीज इन द कैश विड्रॉल सीलिंग, यानी कि जो कैश निकालने की सीमा है ये बढ़ाई जाए। तो ये तो वैसे ही बढ़ाई जाएगी क्योंकि ये सिर्फ एक्सपोर्टर नहीं है, तो पूरा हिंदुस्तान मांग कर रहा है इसकी। तो कुल मिलाकर के इनकी ये 3 मांगें थी, तो मैंने आपको 3 बता दी। और काफ़ी चीज़ें जो आपको नहीं पता होती इसके बारे में, आप पढ़ते तो शायद आपको नहीं समझ में आता एग्जैक्टली बहुत कुछ, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं। हालांकि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर नहीं थी, पर इस तरह की अगर खबरें आप पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स में एक गहरी पकड़ होने लगती है। आपको पता चलने लगता है कि ये मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या हैं, और उसके अलावा ये 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी क्या है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी आपको पता चलने लगती हैं तो थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के द हिंदू का दैनिक हिंदी अनुवाद पूर्ण रूप से समाप्त होता है, क्योंकि आज पीछे के पेज में कुछ भी नहीं है। उसमें ये दिखाया गया है कि अमूल के बटर को ब्रेड में लगा के कैसे खाते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर पीछे वाले पेज को पढ़िएगा, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों जो नए विजिटर्स हैं यहाँ पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और इसके अलावा मैंने कहा था कि आपको मैं विज्ञान का एक दूंगा, तो हो सकता है कि आज बना करके उसको दे दूं। और वह ये भी बता दूं कि मेरा जो इंटरनेट का स्पीड वाला टैरिफ है वो ख़त्म हो गया है। तो कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया तो उसको अपलोड होने में तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त लग गया। पहले 5 मिनट में होता था, इस बार 1 घंटा लग गया। इसलिए आज वीडियो जल्दी बना रहा हूँ ताकि अगर टाइम भी लगे तो आपको टाइम से वो मिल जाए। और ये भी कहना चाहूँगा कि दोस्तों बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ वगैरह शुरू हुई हैं, तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, कोई एक तो ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार होता ये है कि छात्रों को ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हमको वहाँ पे जाकर टेस्ट में किस तरीके के मतलब कि गोले कैसे भरने हैं, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर लेने हैं, इनका अंदाज़ा नहीं होता है। जब हम कई बार सीधे परीक्षा देने पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे हमको लगता है यार कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हुई थी अच्छी, नहीं तो हो सकता है कि हम कुछ क्वेश्चन और कर पाते। तो होता यही है दोस्तों, कई बार लड़के क्या करते हैं कि तुक्का उक्का बहुत मार आते हैं। क्यों? उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि उनके तुक्के कितने सही बैठते हैं। तो जब आप 15-20 टेस्ट दे लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कितने तुक्के मारूं, कितने नहीं मारूं। तो यही है कि जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि यही टाइम है। आज मैंने खुद भी पता किया था 3-4 कोचिंगों में कहाँ कहाँ क्या टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो अब सोच रहा हूँ कि कोई एक ज्वाइन कर लूँगा। तो संडे को तो मैं बिज़ी रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं संडे को टेस्ट भी देने जाता हूँ जिस दिन, तो भी आप लोगों के लिए अनुवाद का काम करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शिवरात्रि बोलूँगा नहीं क्योंकि आज शायद दिन में ही वीडियो मिल जाए। तो जय हिंद।